पर आप देखेंगे लगभग 2/3 में भी 70 से 80% लोगों को एक बहुत मेन सिम्टम आता है, उनको पेट में जलन होती है। जलन होती है। कुछ लोगों को खाली पेट होती है, हाँ। सुबह सुबह उठते हैं, दर्द होता है ये ऊपर वाले हिस्से में। कुछ लोगों को खाने के 2 घंटे के बाद होता है, वो दिखाता है अल्सर का लोकेशन कहाँ पे है। और कुछ बैड साइंस होते हैं जो दिखाते हैं कि अल्सर एडवांस हो गया। अगर किसी को खून की उल्टी आना तो मतलब अल्सर फट गया है। कुछ लोगों को ब्लैक कलर का मोशन आता है तो उसका मतलब ब्लीडिंग शुरू हो गई है वहाँ से। कुछ लोग वॉमिट करते हैं जो खाना एक दिन पुराना है, तो उनका मतलब अल्सर ने आंत को ब्लॉक कर दिया है, खाना तो पच ही नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं पा रहा है वहाँ से। कुछ चीज़ें एसिड को बढ़ाती है, वो है कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, और जितने भी जो आजकल के डाइटरी आ रही हैं चीज़ें, उनमें कई चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं जिनको मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता, पर वो शायद अंदर हार्म करें। किसी ने घिया का जूस लिया और उसको खून की उल्टी हो गई, लौकी का जूस से। अब वो वाला था कि कई चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स हम कुक्ड फूड खाते हैं, कच्चा अगर कोई खराब लौकी कड़वी का, उसमें कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो इंस्टेंटली इरिटेट करते हैं। डेली बेली जिसे कहते हैं कि पेट दिल्ली में आया तो पेट खराब हो रहा है, इट इज नेम्ड एज डेली बेली। आप देखेंगे हमारे यहाँ वायरल हेपेटाइटिस बहुत होता है क्योंकि वो फूड बोर्न है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेशन लाने पड़ेंगे हमें। आधे लोग तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं। तो अगर आप डिनर और लंच में गैप देखें तो 24 घंटे में से 16 घंटे का फास्ट हो जाता है। तो उस पीरियड में आपकी एसिडिटी बढ़ जानी है, आपको अल्सर होना ही होना है। उस पीरियड में हमें दिख जाता है कि खाने की नली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैदा स्टमक के अंदर अगर कोई अल्सर है या कोई घाव है तो वो हम देख लेते हैं। स्टमक के अंदर अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो भी हम उसी टाइम एक चेक कर लेते हैं, 5 मिनट में बता सकते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम जाके पूरा देख लेते हैं, वहाँ तो अल्सर नहीं है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खा के 1.5 घंटे तक ना लेटें, और पेन किलर्स अवॉइड करें, और 2 हफ्ते का ट्रायल लें एक दवाई का। जलन के साथ आपकी भूख कम हो गई है, जलन के साथ आपकी उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, मोशन ब्लैक आना शुरू हो गया, आपका शौच क्रिया में आपका काले रंग का मोशन आ रहा है, या कभी ब्लड वॉमिटिंग आ रही हो, या आपका ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पे आपके कोई पेट में आपको लंप महसूस होना शुरू हो रहा है, तो आप बहुत आगे पहुँच चुके हो, आपकी बीमारी बहुत आगे पहुँच। अल्सर अगर स्टमक में है और अल्सर का साइज बड़ा है, बड़ा साइज होता है जो 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा, 1 इंच से बड़ा अल्सर है, या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि उसका मार्जिन इवर्टेड होता है, तो इसको हम सोचते हैं कि ये एक कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। आज के समय में पेट में छाले बनने की प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। इसके पीछे कई ऐसे रीजंस होते हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जिस हिसाब से हमारे खान पीन में बदलाव आया है, हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी आजकल हमने अपनी डाइट में शामिल कर ली है जो स्टमक अल्सर को बढ़ावा देते हैं। अब ऐसे में पेट में छाले बनने क्यों लगते हैं, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग इसको गैस के लक्षणों से भी ओवरलैप करने लगते हैं। तो अगर आप भी समय रहते जानना चाहते हैं कि हम अगर पेट में छाले बनने के लक्षणों को कैसे पहचानें, इसका इलाज क्या है, सो दैट ये हमें ज्यादा तकलीफ ना दे, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम स्टमक अल्सर पर ही बातचीत करेंगे कि आखिर ये दिक्कत क्यों बढ़ते जा रही है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय भल्ला, जो कि डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल्स में, जिनकी पिछली वीडियो को आप सबने काफी ज्यादा प्यार दिया था। तो आप सबकी भारी डिमांड के बाद हमने डॉक्टर को फिर से बुला लिया है। तो डॉक्टर, इस सेशन में आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी, जैसे पिछली बार आपने हमें लिवर के बारे में इतनी सारी जानकारी दी थी, तो स्टमक अल्सर के बारे में भी हम ज्यादा जानकारी अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके। जरूर बिल्कुल। शुरुआत डॉक्टर इसी से करते हैं कि अगर किसी को आसान भाषा में, लेमन टर्म में समझना हो कि पेट में छाले बनने क्यों लगते हैं, क्या होते हैं, तो उसको कैसे हम समझेंगे? अल्सर जो आप कहते हैं वो सिर्फ पेट में ही नहीं होते,
ये हमने एक एक्चुअली एक ग्रुप बनाया हुआ है एसिड डिसऑर्डर्स, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स का। इसमें छाले, मैदा जिसे स्टमक कहते हैं, आंत, छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, वहाँ पे इनफैक्ट ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा अल्सर्स होते हैं, और इनका कारण यही है कि अगर अधिक एसिड स्टमक में आ जाए। स्टमक में एसिड हम सबके होता है, आप में है, मेरे में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पर स्टमक के अंदर कुछ और पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो ये एसिड को डैमेज नहीं करने देते। पर अगर किसी कारण एसिड ज़्यादा हो जाए या किसी कारण आपके प्रोटेक्टिव बचाने वाले जो है पाथवेज वो ब्लॉक हो जाए या ना काम करे, तो फिर यही एसिड वहाँ पे घाव बना देता है। एसिड आप तो देखते हैं बर्न कर देता है, वैसे ही आप सोचें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके अंदर हीलिंग मैकेनिज्म खराब हो गए तो स्टमक में अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं। आपको ये सरप्राइजिंग लगेगा कि सिर्फ डाइट और दवाइयों से नहीं होता ये अल्सर। 80% अल्सर एक इन्फेक्शन के कारण होते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका इलाज 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक लेने से आप निश्चिंत होकर आगे ठीक हो सकते। आपने डॉक्टर जो इन्फेक्शन के बारे में बताया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या है ये इन्फेक्शन जिसकी वजह से पेट में छाले बनने लगते हैं। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी। आप इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। ये ऑस्ट्रेलिया के 2 साइंटिस्ट थे जो अल्सर पे रिसर्च कर रहे थे, डॉक्टर। उन्होंने खुद ये बैक्टीरिया खा के अल्सर क्रिएट किया अपने अंदर। अच्छा। और ये डिस्कवर हुआ, उन्हें नोबेल प्राइज आगे जाके मिला है। तो ये तब से डिस्कवरी पता चली कि 80% अल्सर इस बैक्टीरिया के कारण होते हैं और 100% अल्सर जो रिलैप्स होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। लोगों को लगता था कि सिर्फ डाइट की वजह से ही ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, डाइट वाला पार्ट एक है, बहुत अहमियत है। दवाइयाँ का एक बहुत अहमियत है। 20% अल्सर्स होते हैं जो बहुत क्रॉनिकली लोग ले रहे होते हैं दवाइयाँ, सिर दर्द की दवाइयाँ जो खा रहे होते हैं, पेन किलर्स जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, उससे भी होते हैं। तो वो 20% के करीब है। कुछ और बीमारियां होती हैं बहुत रेयर वाली जिनके अंदर अल्सर बनते हैं। एक सिंड्रोम होता है, ट्यूमर होता है जेडी सिंड्रोम, जिसमें 100% एक्स्ट्रा एसिड बनता है। वहाँ सिर्फ पेट में नहीं, आंतों में अल्सर बनते जाते हैं, वो हील ही नहीं होते। तो वो बहुत रेयर वाले हो जाते हैं। बट एच पाइलोरी आप एक और चीज़ है कि इंडिया में 40 की उम्र तक लगभग 80 से 90% लोगों को ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। अच्छा, तो ऐसे में क्या सब लोग रिस्क पर हैं कि उनको हो? सब लोग रिस्क पे आ ही जाते हैं अगर उनके साथ एड ऑन चीजें आ गई। यहाँ पे फिर वो डाइट आ जाती है, यहाँ पे वो ड्रग्स ऐड हो जाते हैं। सो ये सब चीजें एड ऑन आ जाती हैं। पर आप ये सोचें 40 की उम्र तक अगर 80 to 90% लोगों को ये इन्फेक्शन है तो आगे चल के तो बन ही जाएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो आपको लाइफस्टाइल देखना ही पड़ेगा। आपने जिस इन्फेक्शन की बात की, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शन आपने कहा कि वो जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने खा लिया, फिर स्टमक अल्सर हुआ। तो इन्फेक्शन एग्जैक्टली आया कहाँ से है? ये एक फूड बोर्न इन्फेक्शन है। ट्रॉपिकल कंट्री में ओरल रूट फूड या बैड हाइजीन, पानी की खराबी से आप एक्वायर करते हो। और ये बाय द टाइम आप जैसे बताया ना 40-50 की उम्र तक तो ऑलमोस्ट इंडिया में सभी को हो जाता है। ये पॉजिटिव होता ही है। तभी कुछ लोग ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ये हम जब दूरबीन से जांच करके स्टमक से इस बैक्टीरिया को निकाल के जांच कर लेते हैं तो ही हमें पता चलता है ये वहां पे पहुंच गया है, अब अल्सर करने लगा है। अच्छा, तो ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल। इसका लिंक तो सिर्फ अल्सर से नहीं, इसका लिंक गैस्ट्रिक कैंसर से भी है। कैंसर तक बात पहुंच जाती है? जी, तो इसका तो बहुत बहुत जरूरी है, लोगों को अवेयर होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इसका हल आपके पास है, इसे जल्द से जल्द एराडिकेट कर। बिल्कुल। तो जैसे अगर किसी को कुछ लक्षण समझने हो तो हमारे पास लिस्ट ऑफ कुछ सिम्टम्स हैं, आप प्लीज बताइएगा कि क्या अगर किसी की बॉडी में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये पेट में छाले बनने के लक्षण हो सकते हैं या नहीं। सबसे पहले अगर किसी को बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं खाना खाने के बाद, तो ये एक साइन होता है? खट्टी डकारें यूजुअली एक साइन होता है एसिड रिफ्लक्स का, ठीक है, एसिडिटी के डिसऑर्डर का, कि पेट से तेजाब खाने की नली में आ रहा है। पर हाँ, वो भी एक सिम्टम है। पर आप देखेंगे लगभग 2/3 में भी 70 से 80% लोगों को एक बहुत मेन सिम्टम आता है, उनको पेट में जलन होती है। जलन होती है। कुछ लोगों को खाली पेट होती है, सुबह सुबह उठते हैं, दर्द होता है ये ऊपर वाले हिस्से में।
कुछ लोगों को खाने के 2 घंटे के बाद होता है। वो दिखाता है अल्सर का लोकेशन कहाँ पे है। अच्छा, जहाँ दर्द हो रहा है। हाँ, वो अगर आपके खाने के 2 घंटे के बाद वाला है तो शायद वो ड्यूडेनम में है अल्सर। खाने के एकदम बाद है तो शायद वो स्टमक में ही है अल्सर। अच्छा। कुछ लोग सुबह उठते हैं और एकदम से रात को उठते हैं इसी दर्द से, जलन वाली दर्द, क्योंकि एसिड का जो है ना 24 घंटे में पीक होता है सुबह 5 से 9 के बीच में। तो उसी टाइम पे नींद फिर खुलती है। लाइफस्टाइल का बहुत आ जाता है। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जो फास्ट भी रखते हैं, उनमें अक्सर जैसे ही खाने में लंबा गैप हुआ एकदम से दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये कॉमनेस्ट चीज जलन वाला आता है कि जलन वाला दर्द। इसके अलावा जो आपने जैसे बताया, खट्टे ढिकार आना, कुछ लोगों को वॉमिटिंग आना, और कुछ बैड साइंस होते हैं जो दिखाते हैं कि अल्सर एडवांस हो गया। अगर किसी को खून की उल्टी आना तो मतलब अल्सर फट गया। कुछ लोगों को ब्लैक कलर का मोशन आता है तो उसका मतलब ब्लीडिंग शुरू हो गई है वहां से। कुछ लोग वॉमिट करते हैं जो खाना एक दिन पुराना है, तो उनका मतलब अल्सर ने आंत को ब्लॉक कर दिया है, खाना तो पच ही नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं पा रहा है वहां से। सो ये कॉम्प्लिकेशन के एडवांस फीचर्स है। पर कॉमनेस्ट फीचर्स जिसके अंदर जो आते हैं वो है जलन वाला दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में, खाली पेट हो या खाने के 2 घंटे के बाद, जिसे आप नोटिस करते हैं। आपने ये जो सिम्टम बताया है, इसमें एक आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते हैं लक्षण, कि उनको खाली पेट दर्द हो रहा है, कुछ खाना खाते हैं तो रिलीफ हो जाता है, लेकिन फिर पेट जैसे ही खाली होता है दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसा है क्या कि खाना खाते अगर दर्द ठीक हो जा रहा है और खाली पेट ही रह रहा है तो ये एकदम क्लासिकल सिम्टम है स्टमक अल्सर का? ये मैंने जैसे बताया ना लोकेशन कहाँ पे अल्सर का, पर ये खाने से जो लिंक्ड वाला है बिल्कुल ठीक है, और साइंटिफिक रीजनिंग है कि खाना जैसे ही स्टमक में आता है तो जितना एसिड है उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, खाली पेट एसिड उसी स्टमक की लाइनिंग को कोरोड करता रहता है, खराब करते रहता है। तो इसीलिए लोग पेप्टिक अल्सर वाले कुछ होते हैं उनको हंगर पैंग्स होते हैं, खाली पेट उठते कंट्रोल ही नहीं होता उनसे, एकदम से जी में कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो इसी का लक्षण है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स भी हैं क्या जो ट्रिगर कर सकती है स्टमक अल्सर को? ये बहुत लोगों ने पूछा है मेरे से कि कोई ऐसी चीज है जो अल्सर क्रिएट करे। कोई हम एसिड तो खाते नहीं, कोई ऐसा एसिड तो ऑलरेडी हमारे यहाँ है। सिट्रस फ्रूट्स लोग बोलते हैं हम नींबू नहीं लेंगे, पर ये इसका भी साइंटिफिक बेसिस है कि आप ले सकते हैं। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें होता है ऑर्गेनिक एसिड, वो वीक एसिड है, और जो अंदर पड़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनऑर्गेनिक। अच्छा। तो वीक एसिड अगर स्ट्रॉन्ग में जाएगा तो एसिड बढ़ेगा नहीं, वो वीक हो जाता है। तो ट्रिगर वाली चीजें होती है कि कुछ चीजें एसिड को बढ़ाती है, वो है कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, और जितने भी जो आजकल के डाइटरी आ रही हैं चीजें, उनमें कई चीजें एक्स्ट्रा आ गई हैं जिनको मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता, पर वो शायद अंदर हार्म करें। कंटेमिनेशन, फूड कंटेमिनेशन से जो आ जाती हैं वो कोई भी ट्रिगर कर सकती है। आपने एक बारी शायद लोगों ने बताया था कि किसी ने घिया का जूस लिया और उसको खून की उल्टी हो गई, लौकी का जूस से। अब वो वाला था कि कई चीजें हैं जो ह्यूमन बींग्स हम कुक्ड फूड खाते हैं, कच्चा अगर कोई खराब लौकी कड़वी का, उसमें कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो इंस्टेंटली इरिटेट करते हैं। अच्छा। जिससे आपका इंस्टेंट आपका इरोजन होकर ब्लीडिंग हो जाती है। वो अल्सर नहीं हुआ, वो एकदम से लोकल इंजरी करके उसने किया। पर फूड से ज्यादा मैं बोलूंगा लोग जो पेन किलर्स लेते हैं बड़ा ध्यान रखें। क्रॉनिक यूज ऑफ पेन किलर्स से अल्सर होना जरूरी ही है। और आजकल जिस हिसाब से बढ़े हैं पेन किलर्स का इस्तेमाल, लोगों को थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, हर कोई सिर दर्द, पेट दर्द, कुछ भी दर्द हुआ तुरंत पेन किलर खा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारे यहाँ तो ओवर द काउंटर सब कुछ मिल जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत तो नहीं बस है। वहीं गड़बड़ हो जाती है। वो बहुत ज्यादा करता है। एक गोली इकोस्प्रिन डिस्प्रिन टाइप की गोली भी, एक गोली से भी आते हैं हमारे पास पेशेंट्स बिल्कुल ब्लीडिंग करते हुए, उल्टी करते हुए, खून की उल्टियां। एक गोली से भी इंस्टेंट कर सकता है अगर उनका पुराना अल्सर पड़ा हुआ हो तो और उसके ऊपर आपने एक गोली ऐसी खा ली तो वो ब्लीड शुरू हो जाता है। ओके, तो 3 मेजर कारण है, एक इन्फेक्शन, एक डाइट और तीसरा पेन किलर जो आपने कहा। जी। तो डाइट में डॉक्टर अगर कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाता है लंबे समय तक तो उनमें भी चांसेस होते हैं क्या? नहीं, स्पाइसी फूड से इंटॉलरेंस हो जाती है, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाता है कई चीज स्पाइस, अगर आपके एग्जिस्टिंग अल्सर है, पर वो अल्सर नहीं करती। ठीक है। कोई भी स्पाइस ऐसा नहीं है कि
आपको मैं बोलूँ कि लाल मिर्च भी अगर खाएं तो अल्सर नहीं करती, पर हाँ जो जिसको अल्सर के सिम्टम्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ट्रिगर कर देते हैं नहीं उसको। उनकी एसिडिटी बहुत फ्लेयर अप हो जाती है, ये सब एसिड को बढ़ा देते हैं। और जैसे ये जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट, नींबू, इनका संतरा, मैं बताया था कोई इसका रेलेवेंस नहीं, आप ले नहीं, सकते हैं, ले सकते हैं। ले सकते हैं। लेकिन आपने कहा जैसे कि कॉफी जो है वो ट्रिगर करती है। हाँ, कॉफ़ी इज़ का है कि वो एसिडिटी एकदम से बढ़ाती है। हम्म। तो मैं तो जिन लोगों को बहुत शौक है मैं कहता हूँ ज़रूर लें, पर उससे पहले कुछ खा लें, खा ले, खाली पेट 2 ना लें। बिस्किट खा लें, कुछ ले लें तो उससे आप ठीक रहेंगे। क्योंकि खाली पेट मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि खाली पेट कॉफी पी लिया, तुरंत वॉशरूम जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट भी बहुत अपसेट हो जाता है। हाँ, गैस्ट्रिक एसिड को तो बढ़ा ही देता है और साथ में हाँ, थोड़ा-सा बाउल मूवमेंट को भी तंग करता है। हम्म। आपको एकदम से प्रेशर बन सकता है ज़्यादा। और अगर किसी को बार-बार गैस एसिडिटी हो रही है लंबे समय तक, तो ये भी एक इशारा है। ये गैस जो होती है ना, डकारें आना, वो हम इसके अंदर नहीं इंक्लूड करते कि इनको अल्सर है। अल्सर है। गैस अगर कोई गैस पास कर रहा है या पेट ब्लोटेड हो रहा है या डकार आ रहे हैं तो उसको हम डिस्पेप्सिया की तरफ ज़्यादा देते हैं। अच्छा। अल्सर में क्लासिकली सब लोगों को बर्निंग पेन होना, जैसा मैं बताया सुबह उठते ही पेन होना, खाली पेट पेन होना या खाने के 2 घंटे के बाद पेन होना, वो फीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना चाहिए। अगर है तो आप वेट नहीं करें, आप दवाई का कुछ ना कुछ शुरू करें, अपना लाइफस्टाइल को बेटर करें। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कोई ऐसा टाइम फ्रेम है कि इतने समय तक लक्षण दिखाई दे तब समझना चाहिए कि हाँ स्टमक अल्सर है। नहीं, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन जिसे बदहज़मी जिसे कहते हैं ना, हमारे आई थिंक हमारे इंडियंस में तो बहुत ही कॉमन है। वो कोई भी मैं जिससे मिलता हूँ वो हमेशा कहता है कि जी हमें बदहज़मी बहुत है। और बदहज़मी के अंदर क्लासिफाई करना कि क्या चीज़ है, अल्सर के सिम्पटम्स जैसे बताए तो उसको आप अलग कर दें। और उसके अंदर जैसे मैं बताया कि बैड साइंस, जो बैड साइंस होते हैं, बैड सिम्पटम्स होते हैं, वो एक निकाल लें। अगर आपको जलन के साथ आपकी भूख कम हो गई है, जलन के साथ आपकी उल्टियां शुरू हो गई हैं, मोशन ब्लैक आना शुरू हो गया, आपका शौच क्रिया में आपका काले रंग का मोशन आ रहा है, या कभी ब्लड वॉमिटिंग आ रही हो, खून की या उल्टी। आपका ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे आपके कोई पेट में आपको लंप महसूस होना शुरू हो रहा है, तो आप बहुत आगे पहुंच चुके हो, आपकी बीमारी बहुत आगे पहुंच चुकी है। एडवांस हो गई है। तो आप वहां तक ना पहुंचे, शुरुआत में ही उसे हल कर दें। एक सिम्टम जो बर्निंग पेन वाला है उसको इग्नोर ना करें। ये ना हो कि अल्सर फट के आपकी ब्लीडिंग हो जाए या कुछ और आ जाए। आपने जैसे कहा कि अल्सर कई बार फट भी जाता है, तो ऐसे भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाते हैं जिसमें अल्सर बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने लगता है पेशेंट को। ये हमारे तो अल्सर ब्लीडिंग आजकल कम दिखती है क्योंकि ओवर द काउंटर इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लोग मैं नेम नहीं कर सकता ड्रग्स, पर इतनी सारी आपको मिल जाती है। नॉर्मल हर कोई कह रहा होता है कि मैं ये खा रहा हूँ जी, सुबह ये खा लेता हूँ, मुझे जैसे होता है। तो अल्सर उन्हीं में फटता है जब उनके साथ सिर्फ एक बीमारी नहीं, एच पाइलोरी वाली, अच्छा। वो कुछ साथ साथ लाइफस्टाइल खराब, साथ साथ पेन किलर्स का लेना, अल्कोहल का सेवन करना, स्मोक करना, ये सब कंट्रीब्यूट करता है। हमने स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं बोला, पर स्मोकिंग एक इंडिपेंडेंट रिस्क है अल्सर नॉन हीलिंग के लिए। किसी को अल्सर हो तो वो हील ही नहीं हो पाता अगर स्मोकिंग और अल्कोहल है, क्योंकि स्मोकिंग से एसिड भी बढ़ता है और स्मोकिंग आपका जो नॉर्मल आपका म्यूकस जो बनता है हीलिंग वाला और एंजाइम्स जो हीलिंग वाली है उसको बनने ही नहीं देता है। ओके, तो जो लोग सिगरेट पीते हैं, खास करके कुछ लोग तो सुबह सुबह पीते हैं पेट साफ करने के लिए। सबसे खराब, सुबह सुबह एसिड लेवल सबसे अधिक, खाली पेट वैसे ही एसिड ज्यादा, स्मोक किया तो आपका डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो इन लोगों में बहुत हाई रिस्क हो जाता है। आप ये सोचे एक व्यक्ति है जो जोड़ों के दर्द के लिए दवाई खा रहा है, सुबह उठ के स्मोक भी कर रहा है, खाने की मिस कर रहा है मील, लाइफस्टाइल खराब है, और उसको अगर बर्निंग पेन शुरू हो रहा है तो वो तो बहुत शायद एडवांस अल्सर पे होगा, उसमें रिस्क बहुत अधिक हो जाएगा ब्लीडिंग का। ओके डॉक्टर, आई थिंक आज के समय में ना आपने आई एम श्योर कुछ वीडियोस देखी होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हो रही हैं कि जिस हिसाब से हमारे पैकेज फूड्स तैयार किए जाते हैं तो हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, बहुत ही गंदे तरीके से उसको पैक किया जाता है, बहुत ही खराब जगह पर रख करके किया जाता है। जो लोग वो चीज़ को बना रहे होते हैं उनके हाथ पैर भी गंदे होते हैं, ज़मीन पर बिखरी पड़ी चीज़ें। एक और वीडियो इनफैक्ट कुछ दिन पहले आया था कि एक गोलगप्पे वाले के पास 2 लड़के खाने गए थे गोलगप्पे, पानी में जिंदा चूहा मिला था।
तो उन लोगों ने फिर बोला कि उस चूहे को फेंको और पानी फेंको, और उन्होंने ये चीज बोली भी थी कि अगर हम नहीं देखते तो शायद ये ठेले वाला पानी नहीं फेंकता, ये सबको यही पिला रहा होता। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं कि अगर खाना सही तरीके से ना बना हो, अनहाइजीनिक कंडीशन में हो, या इस तरह की चीजें दिखाई दे रही, तो इससे भी स्टमक अल्सर हो सकता है। बिल्कुल, ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन क्यों हम कहते हैं कि हम्म। 40 की उम्र तक 80 से 90% इंडियंस को है, क्योंकि हमारे फूड हाइजीन बहुत पुअर है। हाँ। हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है स्ट्रीट फूड का। वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आना पड़ेगा, इस चीज़ को लाना पड़ेगा। आप हम्म। देखेंगे कि बाकी जगह जो मर्जी बोलते हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह है, वहाँ पे कुछ तो एक लेवल स्टैंडर्डाइजेशन का होता है, आपको कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। हम्म। पर रोड साइड ठेले वालों का तो कुछ है नहीं ऐसा। हम्म। और इसी कारण आपको वाटरबोर्न डिजीजेस, फूड हाँ। एंड वाटरबोर्न डिजीज इंडिया में अधिक है। हाँ। अल्सर का रिलेशनशिप इसीलिए आ जाता है कि ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसी द्वारा आ जाता है। हम्म। पर बाकी जो इन्फेक्शंस आती हैं वो अलग है। इंडिया में गैस्ट्रोएंटेराइटिस सबसे ज्यादा होता है। कॉमन है। डेली बेली जिसे कहते हैं कि पेट दिल्ली में आए तो पेट खराब हो रहा है, इट इज नेम्ड एज डेली बेली। हाँ। आप देखेंगे हमारे यहाँ वायरल हेपेटाइटिस बहुत बहुत होता है ज्यादा क्योंकि है। वो फूड बोर्न है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे रेगुलेशन लाने पड़ेंगे हमें। हम इंडिया एक बहुत अच्छा कैपिटल है स्ट्रीट फूड का। हाँ। आप बाकी कंट्रीज में भी जाएं स्ट्रीट फूड होता है, लेकिन इंडिया जैसा नहीं है। पर यहाँ का फूड अलग है, टेस्ट हम्म। वगैरह है। पर वहीं कुछ स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो हमारी क्वालिटी भी बेटर हो जाएगी, हम सब बचे रहेंगे इन इन्फेक्शन से। करेक्ट। ये बिल्कुल आपने सही चीज कही। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पेसिफिक रिस्क पर होते हैं कि इन्हें तो पेट में छाले बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, ये वही वहीं आ जाते हैं जो जो लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। अच्छा। स्टार्ट सबसे पहले तो जो करंट फैड है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर कोई चाहता है कि पतला हो जाए। हाँ। हर कोई चाहता है कि मैं खाना मिस करूं, पर ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट Important मील meal है। है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि यू शुड हैव अ किंग्स ब्रेकफास्ट, क्वींस लंच एंड पॉपर्स डिनर। हाँ। कि बेस्ट मील जो होता है सुबह खाना चाहिए, उसके बाद लंच लाइट और डिनर सबसे लाइट। Light। हम यहाँ पे सब किंग्स डिनर खाते हैं। अब आप आधे लोग तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं करते है। नहीं है। तो अगर आप डिनर और लंच में गैप देखें तो 24 घंटे में से 16 घंटे का फास्ट हो जाता है। हाँ। तो उस पीरियड में आपकी एसिडिटी बढ़ जानी है, आपको अल्सर होना ही होना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये एक बहुत ही कॉमन चीज आ गई है यंगर जनरेशन में। हाँ। आप सरप्राइज होंगे कि बाकी विश्व भर में स्मोकिंग का डिक्लाइन हो रहा है, हम्म। और इंडिया वुमेन में। स्मोकिंग के अंदर तो विश्व भर में बहुत ही मेजर डिक्लाइन है। इंडिया में ये बढ़ रहा है, इट इज ऑन द अप, ये बढ़ता जा रहा है। अब स्मोकिंग इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है जो अल्सर क्रिएट करेगा। मतलब अल्सर जिनको सिम्टम है तो अल्सर फटेगा भी, क्योंकि वो म्यूकस भी नहीं बनने देता, हीलिंग भी नहीं होने देता, एसिडिटी अलग बढ़ा देता है। और जो लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकर्स का तो साथ साथ आ ही जाता है कि वहां से भी आपको कंट्रीब्यूशन जरूर आएगी, पर जो डायरेक्ट वाले हैं उनका बहुत ज्यादा है। पैसिव स्मोकर्स के अलावा तो हमारे इतने पोल्यूटेंट्स हैं। आपने मेरे से पूछा था ये फास्ट फूड और प्रिजर्व फूड, इन प्रिजर्व फूड से भी इशू आता है। आपकी जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये भी इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग को खराब करते हैं। और हम अगर ट्रेडिशनल फूड पे जाते हैं तो कई चीजें बहुत अच्छी रहती। प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जो इतने सारे बात कर रहे हैं, ये अगर हम शुरू से ले रहे होते, फर्मेंटेड फूड अगर हम इंडियंस जो हम पहले खाते थे। अब मेरे को नहीं पता आपने कभी कांजी खाई थी? नहीं, मैंने बनाया था बनाई विंटर में। अब कई चीजें होती है, फर्मेंटेड फूड बड़ा अच्छा होता है। ये आपके बैक्टीरिया को प्रमोट करता है गुड ग्रोथ में। योगर्ट, दही, लोग प्रोबायोटिक कहते हैं, पर दही के अंदर होता नहीं, लाइव बैक्टीरिया नहीं होते, पर दही इंडिपेंडेंट एक अच्छी चीज है, वो लेना चाहिए। अब वही चीजें अगर हम अपनी डाइट में ले आए, सुबह उठ के मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ, यंगस्टर्स को खासकर, आप जैसे कि आप एक कटोरा दही ले लें। मिल्क इज नॉट सो ग्रेट, दूध भी एसिड बढ़ाता है, पहले बोलते थे दूध बड़ा अच्छा है, पर अगर आप ये ले लें या आप एक हल्का सा मील ब्रेकफास्ट कुछ खा के चलेंगे, हाँ, तो आपका सारा दिन अच्छा निकलेगा। इसीलिए घर में बोला जाता है कि कुछ खा के जाओ, खाली पेट मत निकलो बाहर। पेन किलर्स को अवॉइड करें। हाँ। ये नहीं कि हर एक के पर्स में पड़ी हुई है जी एक डिस्प्लिन या कुछ और पड़ी हुई है, कॉम्बिफ्लैम पड़ी हुई है कि सिर दर्द ना हो जाए मैं खा लूं, तो उन सबको, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा।
बिल्कुल। डॉक्टर, स्ट्रेस भी एक फैक्टर है क्या, कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हैं, उनके पेट में छाले बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है? हाँ, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था पेशेंट ने भी कि मुझे स्ट्रेस अल्सर्स हो रहे हैं। स्ट्रेस अल्सर्स। हाँ, स्ट्रेस अल्सर्स, एक्चुअली स्ट्रेस अल्सर्स मेंटल स्ट्रेस वाले नहीं होते हैं। स्ट्रेस अल्सर्स होता है कि अगर किसी को कोई सीरियस बीमारी हो तो उनके अंदर पेट में छाले हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं विद ब्रेन का कुछ अच्छा। इंजरी हुई है, हम्म। स्ट्रोक हुआ है हम्म। या कोई एक सीरियस इन्फेक्शन हुई है, तो उनके अंदर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ द एंटायर डिजीज, सारी बीमारी के कारण, एसिड के बनने के कारण और हीलिंग के जो मैकेनिज्म ना होने के कारण उनमें अल्सर्स हो जाते हैं। अच्छा, तो ये भी एक हो बर्न्स सकता है। वाले पेशेंट होते हैं, उनमें पेट में अल्सर हो जाते हैं। उनका नाम है, एक का नाम कर्लिंग अल्सर है, कुशिंग अल्सर है, ये उनके अंदर होता है। बर्न्स वाले के कर्लिंग होते हैं, जिनको स्ट्रेस वाले कुशिंग अल्सर्स, ये वो वाले ही हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ अल्सर्स भी होते हैं कि अलग अलग तरह के हैं? बिल्कुल बिल्कुल, टाइप्स लोकेशन से मैं तो बता दिया एक तो, हाँ। कि आपको नॉर्मली स्टमक में हो या इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में, 90% अल्सर्स यही होते हैं। ठीक है। कुछ ईसोफेगस में आ जाते हैं, अगर एसिड ऊपर को आ जाए वहां पे भी आ जाते हैं। हम्म। कुछ लोगों की अगर छोटी आंत को जोड़ा हो कोई सर्जरी के कारण तो जेजुनम में भी आ जाते हैं। अच्छा। अल्सर्स तो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, पर वो अलग बीमारी है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अल्सर्स होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल से। अच्छा। पर ये जो अल्सर एसिडिटी रिलेटेड वाले, तभी मैंने बताया इनको हम ग्रुप कर देते हैं अलग अलग। गैस्ट्रिक एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। पेट के अंदर तेजाब के कारण जो बीमारियां हैं, उसके अंदर स्टमक अल्सर आता है, ड्यूडेनल अल्सर आता है, GERD रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस आता है। ये 3 मेन बीमारियां आ जाती हैं। ठीक है, तो अल्सर का साइज हमें कैसे बताएगा कि क्या दिक्कत है, बढ़ रही है या कम हो रही है? साइज पर भी डिपेंड करता है अल्सर के? हाँ, बहुत जरूरी है। अगर आपको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, मैं सबको नहीं बोलता कि अगर आपको बर्निंग हो रही हो कि आप आके एकदम से एंडोस्कोपी कराएं, पर इसको इग्नोर ना करें। अगर आपके सिम्टम्स 1 महीने से ज्यादा हो गए, आपने सब दवाइयां ट्राई कर दी, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज आइए। एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्कोपी, दूरबीन से जांच। अब दूरबीन से जब हम माउथ से डाल के देखते हैं, ये जांच को 2 मिनट लगते हैं मुझे, उससे ज्यादा नहीं। उस पीरियड में हमें दिख जाता है कि खाने की नली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैदा स्टमक के अंदर अगर कोई अल्सर है या कोई घाव है तो वो हम देख लेते हैं। स्टमक के अंदर अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो भी हम उसी टाइम एक चेक कर लेते हैं। ठीक है। 5 मिनट में बता सकते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम जाके पूरा देख लेते हैं, वहां तो अल्सर नहीं है। अल्सर अगर स्टमक में है और अल्सर का साइज बड़ा है, बड़ा साइज होता है जो 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा, 1 इंच से बड़ा अल्सर हो, या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि उसका मार्जिन इवर्टेड होता है, तो इसको हम सोचते हैं कि ये एक कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। तो इस अल्सर को हम मैलिग्नेंट या गैस्ट्रिक अल्सर को हम कहते हैं कि ये शायद दूसरा हो। तो इसके अंदर हम रिपीट एंडोस्कोपी करते हैं या उसी टाइम पे एक टुकड़ा भी ले सकते हैं, छोटा बायोप्सी भी ले सकते हैं। बायोप्सी के लिए कहा जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कैंसर फैल जाता है शरीर में? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम स्टमक के अंदर ही हैं। हाँ। हम बाहर नहीं निकले। अच्छा। अगर कोई आप ऐसा करें कि बाहर से कोई नीडल से आप ले रहे हो तो उसका रिस्क हो सकता है, पर यहाँ तो हम स्टमक के अंदर, स्टमक की लाइनिंग में ही है, हमने कहीं बाहर से नहीं निकले और वहीं से हम बाहर आ जाते हैं। अच्छा। इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अब जैसे हमने इतने सारी चीजों पर बात की है, स्टमक अल्सर को हील करने के लिए कई सारे लोग कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले घरेलू इलाज ही कर लेते हैं कि शायद हमारा जो छाला है ऐसे ठीक हो जाए, फिर अगर कुछ नहीं हुआ हम तब जाएंगे डॉक्टर के पास। तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की लिस्ट है, आप प्लीज बताइएगा कि सच में काम करती हैं या नहीं करती हैं। कई लोग ठंडा दूध पीने लगते हैं कि ठंडा दूध पिएंगे तो शायद छाले जो है वो ठीक हो जाएंगे, काम करता है ये? नहीं, मिल्क का एक पहले टाइम था, बहुत साल पहले लोग तो वो मिल्क इन्फ्यूजन की तरह देते थे, ड्रिप की तरह, कि आप लेते रहो, स्टमक के अंदर जाता रहे। अच्छा। क्योंकि मिल्क अल्कली है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। पर बाद में जो देखा गया है कि मिल्क का जो प्रोटीन है वो एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अच्छा, उल्टा ही है। तो उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आप दूध पीते हैं रेगुलर जो लेते हैं उसमें मनाही नहीं है, पर मिल्क ये नहीं करेगा कि आप 1 लीटर दूध पी के उससे अल्सर को भर लेंगे। अल्सर अगर आपको आता है तो आपको एसिड सप्रेशन की दवाइयाँ लेनी जरूरी है। एसिड सप्रेशन की दवाइयाँ हमारे पास बहुत सारी हैं,
पहले शुरुआत में सिर्फ एंटासिड्स होती थी, हम्म लोग डाइजीन वगैरह जो पीते रहते थे। हम्म फिर आगे बढ़ के फिर धीरे धीरे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर आए, ये आती थी दवाइयाँ जेंटैक रेंटैक, अब बैन हो गई हैं, अब वो हम नहीं यूज करते। ठीक है। अब एक बड़ा ग्रुप आ गया है जिसे हम कहते हैं PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ओमिप्राजोल से शुरू हुआ था, आगे चल के लैंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, बहुत सारे आ गए हैं। अब ये वाली दवाइयाँ जो PPI थी, एसिड कम करती हैं, हीलिंग करती हैं, इनसे अल्सर 4 to 6 वीक्स में पूरा हील हो जाता है। अच्छा। पर ये दवाइयाँ कुछ लोग रोक ही नहीं पाते थे, खाए जा रहे हैं, वो पेंटाप्राजोल चले जा रही है 15 साल, इनका साइड इफेक्ट, लोग उनको सिम्टम्स लगता है कि हमने बंद की तो हमें फिर जलन शुरू हो गई, वापस हो जाएगी। तो उस ग्रुप के अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि ये ग्रुप है जिनको H. pylori इन्फेक्शन होगा। अगर आप इसका हम चेक कर लें, और H. pylori के लिए हमें 3 एंटीबायोटिक ट्रिपल ड्रग थेरेपी होती है, 2 हफ्ते के लिए खानी होती है, आप अगले 10 साल तक के लिए निश्चिंत हो जाते हो, 7 से 10 साल, तो आपकी वो जलन वगैरह ठीक हो जाती है, आप बंद कर सकते हो। सो PPI के जो जैसे मैं बता रहा था साइड इफेक्ट्स किडनी पे हैं, बोन पे है, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अब ये PPI जो लॉन्ग टर्म लोगों ने 15-15 साल खाया है, छोड़ नहीं पाते हैं, इसके बाद सिंस लास्ट पिछले 2 साल में एक नया ग्रुप आया है ड्रग्स का, ये है PCAB करके कहते हैं इसे। ठीक है। ये एसिड उतना ही सप्रेस करता है जितने PPI, उससे बेहतर ही है, प्लस इसका एडवांटेज ये है कि ये शायद ऐसे साइड इफेक्ट ना करे, क्योंकि ये एक टाइम आएगा शायद ये ऐसी दवाई हो जो हम ऑन डिमांड ले पाए। अच्छा। कि जब जरूरत पड़े तभी खाएं। शुरू में अल्सर को ठीक कर दिया, फिर ऑन डिमांड ले। ऑन डिमांड इसलिए फायदा करेंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करती हैं, 1 घंटे में और 4 घंटे में पीक एक्शन हो जाता है। अच्छा। तो ये बहुत इफेक्टिव रहेगी। तो बड़ा अच्छा एक रहा है जर्नी हमारी, एंटासिड से लेके टू नई दवाइयों तक, और अब हमारे पास तो पूरा इलाज है। यही है कि हमें मरीजों को बताना है कि वो आए, एक बार डायग्नोज कर लें और अपनी बीमारी का हल कर लें। बिल्कुल, ये जरूरी भी है, क्योंकि कई लोग यही सोचते हैं कि हम घर बैठे ही अपना इलाज कर लेंगे या खुद से ओवर द काउंटर जा करके दवाई ले लेंगे, लेकिन अगर जानना हो कि अगर पेट में छाले बन गए हैं तो इसका सही इलाज क्या है, कैसे होता है, तो थोड़ा वो भी बताइए। अगर आपके सिम्टम्स हैं जहाँ पे आपको पेट में जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही आपको इशू हो रहा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, खाना खाना ही पड़ता है, तो आप उसे आके डॉक्टर से कंसल्ट करें, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें। आपका 2 हफ्ते का एक अच्छा ट्रायल देंगे वो आपको दवाई से, आपको लाइफस्टाइल की गाइडेंस देंगे आपको कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ी थोड़ी देर में, खाना खा के 1.5 घंटे तक ना लेटें, और पेन किलर्स अवॉइड करें, और 2 हफ्ते का ट्रायल लें एक दवाई का। 2 हफ्ते के ट्रायल में अगर आप अच्छे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं अच्छे होते या फिर छोड़ने के बाद दोबारा सिम्टम्स आते हैं तो फिर आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास कोई और बुरे वाले सिम्टम्स हैं जहाँ पे आपको उल्टियाँ आ रही हैं, ब्लैक मोशन आ रहा है या खून की उल्टी आ रही है, तो इमीडिएटली आपकी एंडोस्कोपी होनी चाहिए। एंडोस्कोपी में आपका अल्सर का लोकेशन पता चल जाएगा, स्टमक में है या ड्यूडेनम में है, पता चल जाएगा आपको H. pylori इन्फेक्शन है या नहीं है। और अगर कोई पॉजिटिव आपको आती है उसमें से, तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे देंगे आपको। 2 हफ्ते का एक एंटीबायोटिक कोर्स देंगे, कुछ प्रोबायोटिक देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपकी एसिडिटी सप्रेस रहे और अल्सर ठीक हो जाए। तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है? 2 हफ्ते में H. pylori ठीक हो जाता है। अल्सर ठीक होने में लगता है कुछ लोगों को 6 वीक्स to 6 मंथ्स के तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अच्छा। कुछ लोग हैं जिनके अंदर आप क्रॉनिकली जो पेन किलर्स ले रहे हैं, जो ब्लड थिनर लेते हैं, जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम है, एल्डरली है, उनमें फिर हम लगातार दवाई देते रहते हैं एसिड सप्रेशन की, कि ये अल्सर प्रिवेंट हो जाए। अच्छा। एक होता है प्रिवेंशन के लिए भी तो देखना है, हम वेट नहीं करेंगे कि अल्सर फटे, अल्सर बने, तो उनके अंदर हम कंटिन्यूसली दवाई देते हैं। ठीक है। तो ये जैसे अगर आपने कहा कि 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट चलता है H. pylori को ठीक करने के लिए, बाकी लोगों में 6 हफ्ते से 6 महीने का समय लग जाता है। तो जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ दवाइयों का ही रहता है कि उससे अलग लेवल पर भी जाकर के कुछ होता है? अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए किसी व्यक्ति को, जहाँ पे वो अल्सर ब्लीड करे या अल्सर फट जाए,
जब अल्सर फटता है तो एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होती है, परफोरेशन कहते हैं। अच्छा। उसमें फिर एसिड पेट में लीक करना, एब्डोमेन में लीक करता है, सर्जरी करनी पड़ती है। ओके। अगर अल्सर के कारण आंत बंद हो जाए, जिसके अंदर मैं बताया था उल्टी आए, जिसमें एक दिन पुराना खाना पड़ा हो, तो आपकी हीलिंग के कारण आंत बंद हो गई है, उसमें भी सर्जिकल आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। जिनके अंदर स्टमक में अल्सर होते हैं, लार्ज अल्सर होते हैं, उसमें तो हम 6 हफ्ते के बाद दोबारा चेक करते हैं कि अल्सर हील हुआ है नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर अल्सर हील नहीं हुआ तो कैंसर वाला अल्सर हो सकता है। अच्छा। तो ये सब सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें बहुत पहले से सोच के चलना पड़ता है कि हम किस तरीके से इसको अप्रोच करें। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है। जी जी। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हमने पेट में जो छाले की प्रॉब्लम है उस पर बहुत अच्छी खासी डिस्कशन की है। हम चाहते हैं जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज ये ज़रूर एडवाइस दे दें कि अगर वो चाहते हैं कि पेट में छाले बनने की दिक्कत से खुद को कैसे बचा करके रखें, तो क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में शुरुआत कर दें अभी से ही। तो लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप अगर कोई भी बुरी आदत है, स्मोकिंग, अल्कोहल, उसे बंद करें तुरंत। दूसरा, आप अपने डाइट को अच्छा रखें। मैंने जैसा बताया था, एक ब्रेकफास्ट को अहमियत दें, ज़रूर खाना शुरू करें। पीक एसिड सुबह सुबह होती है, तो आप फूड से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, दवाई की जगह खाना ज़रूर खाएं। खाने में ऐसी कोई मनाही नहीं किसी चीज़ की, पर एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। कैलोरीज आप कितनी लेना चाहते हैं आप डिपेंड करता है, पर बैलेंस डाइट में 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन एंड 15 to 20% फैट। फैट के अंदर सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करें। आप लेना शुरू करें गुड ट्रेडिशनल फूड, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आपको कोई भी दर्दें होती हैं, अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये नहीं कि जेब में गोलियां लेके घूम रहे हैं और रेगुलरली आप खा रहे हैं, क्योंकि उससे आपको और तकलीफ आएगी। बाकी रहा, कुछ दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं। अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ हो तो प्लीज एंटासिड जरूर यूज कर सकते हैं। सिरप्स अवेलेबल हैं बहुत सारी टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो एंटासिड चू कर सकते हो। पर अगर आप उससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच कराइए। मे बी वो आपको एक अच्छी मेडिसिन देगा, एक ट्रायल देगा, पूरा नहीं करेगा, पर अगर आपको उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ के एक एंडोस्कोपी सिंपल प्रोसीजर कराएं और उसकी हीलिंग कराएं। बिल्कुल, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो स्टमक अल्सर है उसको सही किया जा सकता है। आपने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया, समझाया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए ये सेशन बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको इस सेशन में अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आई होप, मैं चाहता हूँ जितने भी ये देख रहे हैं शो, इस सिंपल सी बीमारी का इलाज के लिए आप प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले। ये ना हो कि आप लेट हो जाए। बिल्कुल, समय रहते इलाज भी बहुत जरूरी है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच ऑडियंस, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।